नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज हम बात करेंगे क्या ये इश्क आसान है या नहीं है। और दरअसल ये इश्क जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता की। अगले लोकसभा चुनाव से पहले, इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले क्या विपक्षी पार्टियों में एकता हो सकती है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन शुरू होने जा रहा है और इसीलिए चर्चा तेज हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि इस साल होने वाले विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले रायपुर के महाधिवेशन में विपक्षी एकता को मूर्त रूप देने के लिए विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी यह सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है कि अगुवाई कांग्रेस ही करेगी, क्योंकि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता हो ही नहीं सकती। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि कांग्रेस को इस बारे में जल्दी फैसला करने की जरूरत है। नीतीश ने कहा था कि अगर कांग्रेस उनके सुझाव पर अमल करती है तो बीजेपी को 100 सीटों से नीचे भी रोका जा सकता है, लेकिन सुझाव न मानने पर क्या होगा यह सब जानते हैं। यानी एक तरह से चेता दिया था। हालांकि कुछ ऐसा घटनाक्रम भी हुआ कि जो नीतीश कांग्रेस के रिश्तों पर ही सवाल, कांग्रेस और नीतीश के रिश्तों पर सवाल उठा रहा है। यह घटनाक्रम क्या है कि नीतीश कुमार का अपना ही घर बिखर गया है। विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी जनता दल यूनाइटेड को एकजुट नहीं रख सके। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आज अपनी एक अलग पार्टी बनाने की घोषणा कर दी है। और इसी तरह से पूर्णिया में महागठबंधन की 25 फरवरी को एकजुटता रैली होने जा रही है, लेकिन इसमें कांग्रेस के बड़े नेता उनकी हिस्सेदारी पर सवाल उठ रहा है। और इसलिए क्योंकि उसी बीच रायपुर में कांग्रेस का महाधिवेशन भी चलेगा और जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े नेता रायपुर में मौजूद रहेंगे। पूर्णिया में शायद उनमें से कोई ना आए। और इसी तरह से राहुल गांधी की अपनी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके समापन पर निमंत्रण के बावजूद जेडीयू का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ था। तो इसीलिए कांग्रेस और नीतीश कुमार के रिश्ते भी क्या सहज हैं, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और विपक्षी एकता को लेकर अभी तस्वीर भी साफ नहीं है। एक सवाल यह भी है कि क्या भारत जैसे विविधता और बहुलता वाले देश में विपक्षी एकता संभव है। कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स के प्रमुख हैं प्रवीण चक्रवर्ती। उन्होंने डेक्कन हेराल्ड अखबार में एक लेख लिखा है और विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने ही कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि क्या विपक्षी एकता का मतलब दो पार्टियों की व्यवस्था बनाना है, क्या भारत में संभव है। और राजनीतिक विविधता वाले भारत में क्या दो ही पार्टियां रहें, यह संभव है, यह भी सवाल उन्होंने पूछा है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए हैं क्योंकि डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट से हैं। 2019 में उन्होंने कहा कि 643 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था, 36 पार्टियों ने कम से कम एक लोकसभा की सीट जीती थी और 9 पार्टियां ऐसी थी जिनको 10 से भी अधिक सीटें प्राप्त हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। तो इसी तरह 19 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करके यह तर्क भी दिया जाता है कि बीजेपी के खिलाफ बहुमत था। और इसके पीछे क्या था, लॉजिक ये देते हैं कि बीजेपी को तो 2019 के चुनाव में केवल 37% वोट मिले थे, यानी 63% वोट उसके खिलाफ थे, यह बात कही जाती है। लेकिन जवाब यह है कि पिछले 4 दशक में जितने भी चुनाव हुए उनमें किसी भी पार्टी को 40% से अधिक वोट नहीं मिले हैं। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि 63% वोट बीजेपी के खिलाफ थे। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब यह दिया गया है कि 1984 में कांग्रेस को 49% वोट मिले थे। तब आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चुनाव हुए थे और तब कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी उनको 50% वोट नहीं मिले थे। तो यह लॉजिक यहां भी काम नहीं करता है। अब तीसरा तर्क क्या दिया जाता है कि अगर बाकी सारी पार्टियां यानी जो 63% वोट हैं वो इकट्ठे हो जाएं तो बीजेपी को आसानी से हराया जा सकता है। अंकगणित के हिसाब से तो संभव है, लेकिन क्या राजनीति में मुमकिन है? इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि बीजेपी के 37% वोट बहुदलीय व्यवस्था की दृष्टि से देखे जाएं, ना कि सभी भारतीयों के मतदान के तौर पर। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे जो वोट है वो बीजेपी के खिलाफ थे, बल्कि अलग अलग जगह पर वो अलग अलग लोगों को वोट गए हैं। इसी तरह विपक्षी एकता की बात करने पर यह संदेश भी जाता है कि अभी विपक्ष एकजुट नहीं है। और यह इसलिए भी हुआ क्योंकि संसद सत्र के दौरान ही अभी कई विपक्षी पार्टियों की राय कांग्रेस पार्टी से अलग थी। और इसी तरह से 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो भी विपक्षी एकता के छाते के जरिए ही लड़ा गया था। उसमें विपक्षी एकता के तमाम प्रयास किए गए थे और इसमें यह हालत थी कि कांग्रेस पार्टी ने
कम सीटों पर चुनाव लड़ा था। कई राज्यों में सीटें छोड़ दी थी, अपनी सीटें छोड़कर क्षेत्रीय पार्टियों को दे दी थी। गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह कुर्बानी दी थी। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, बिहार, झारखंड और यूपी में अलग अलग विपक्षी जल जो थे उन्होंने भी अपने आपस में तालमेल किया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को 2014 की तुलना में ज्यादा सीटें आई थी। तो विपक्षी एकता पिछले चुनाव में भी थी, उसके बावजूद भी बीजेपी ने उस विपक्षी एकता को मात दी थी। तो विपक्षी एकता को लेकर यह सवाल भी उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का महागठबंधन पूरे देश में चुनाव को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए कि अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी का गठबंधन होता है, जो कि है ही, तो क्या इससे गुजरात में, जो कि पड़ोसी राज्य है, बीजेपी से सीधी लड़ाई में कांग्रेस को फायदा पहुंच सकता है। क्या ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे खड़े हो सकते हैं जिनका असर पूरे देश में हो। और इसी तरह से हमने पिछले चुनाव में देखा भी था कि कांग्रेस की ओर से 2019 के लोकसभा चुनाव में रफाल को लेकर एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया था, जिसके जवाब में बीजेपी ने मैं भी चौकीदार कैंपेन शुरू की थी। और हुआ यह कि उसके बजाय जो बीजेपी का अपना मुद्दा था, सर्जिकल स्ट्राइक, वो राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन गया और ये रफाल का मुद्दा पीछे छूट गया। और दूसरा बड़ा सवाल कि क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा है जिसकी स्वीकृति पूरे देश में हो। क्या राहुल गांधी के नाम पर बाकी पार्टियां तैयार होंगी। क्या अन्य विपक्षी नेताओं की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पहले की तरह विपक्षी एकता के आड़े नहीं आएगी। यह भी एक बड़ा सवाल है जो कि विपक्षी एकता के सामने खड़ा हुआ है। और इसीलिए कहते हैं कि विपक्षी एकता टेढ़ी खीर है। क्या पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट बीजेपी के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं। क्या केरल की बात करें तो वहां पर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां एक साथ आ सकते हैं। क्या क्षेत्रीय दल जमीन गंवा चुकी कांग्रेस को पनपने का मौका देंगे, यह भी एक सवाल है। और क्या क्षेत्रीय दलों को जगह देकर कांग्रेस अपनी बची खुची जमीन भी गंवाना चाहेगी। ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिले बिना विपक्षी एकता को लेकर आप तस्वीर साफ नहीं कर सकते। और इन्हें कैसे साथ लेगी कांग्रेस। ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल, मायावती, अखिलेश यादव, ये सारे वो नेता हैं जिनके साथ दिक्कत होगी कांग्रेस पार्टी को जाने में, क्योंकि इनमें से कोई भी कांग्रेस के लिए जगह नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ये सारे सवाल हैं जो कि महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इसीलिए नीतीश कुमार ने जो बात उठाई है, क्या वो बात आगे तक जाएगी या नहीं जाएगी। संजय जायसवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी बिहार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी एनडीटीवी इंडिया पर। यही सवाल आपसे कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अगर उनकी बात मान लेती है कांग्रेस पार्टी, विपक्षी एकता के प्रयास करती है, तो बीजेपी को 100 सीटों से भी नीचे लाया जा सकता है। इस पर आपका जवाब। नीतीश कुमार जी दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, लेकिन जिस जगह पर उन्होंने यह बात कही उसी स्थान पर अरुंधति रॉय कहती हैं कि नीतीश कुमार की जिस तरह से हर बार भाजपा के साथ रहे हैं उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जयराम रमेश जी ने भी अपने बयान में कहा कि जो लोग भाजपा के साथ जब अपनी सुविधा के हिसाब से जुड़ते हैं वह लोग हम लोग को भाषण नहीं दें। नीतीश कुमार जी ने यह पूरा गठबंधन निजी महत्वाकांक्षा के कारण तोड़ा है। उनका सपना है, उनको लगता है कि कांग्रेस को कोई दूसरा मुख्यमंत्री विश्वास नहीं करेगा और दूसरे मुख्यमंत्रियों पर कांग्रेस विश्वास नहीं करेगी, और मैं जो जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हूं उस पर दोनों का भरोसा हो सकता है। और इसी महत्वाकांक्षा के तहत ही उन्होंने गठबंधन भी तोड़ा था। और लगातार आप भाजपा का इतिहास देखिए, जहां उत्तर प्रदेश की अगर हम 19 की बात करें तो सपा, बसपा, कांग्रेस और रालोद, जयंत चौधरी जी की, चारों मिलकर के एक साथ लड़े तो भी हम 66 सीटें जीतने पे सफल रहे। हर प्रदेश में, अगर गुजरात की हम बात करें तो जो पहली बार माननीय मोदी जी की सरकार बनी थी वो 43% वोटों से बनी थी। आज जब 7वीं बार बनी, 6ठी बार सरकार बनी है तो वह 54% मतों से बनी है। हम भी लगातार अगर 14 में बात करें तो हम 33% वोटों के साथ सरकार बनाए थे। पिछली बार 37% वोटों के साथ हमने सरकार बनाई है और इस बार हम निश्चित तौर पर 42% से ज्यादा मत हासिल करेंगे और 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। लेकिन संजय जी, जिस राज्य से आप आते हैं, जहां पर आपकी कमान है बीजेपी की आपके हाथों में, वहां का तो गणित अलग है। वहां तो 3 बड़ी पार्टियां हैं और 2 बड़ी पार्टियां जहां एक तरफ हो जाती है तो तीसरी पार्टी अपने आप हार जाती है। 2 बड़ी पार्टी ही नहीं, यहाँ पे जितनी छोटी पार्टियां भी हैं, कांग्रेस, माले, कम्युनिस्ट सहित सब 7 दलों का एक महागठबंधन बनाया गया।
और उसके बाद भी अगर आप देखें तो उसके बाद 3 उपचुनाव हुए हैं। 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है और एक जगह जहां जीती है, राजद जीतने का दावा भी करती है, उस जगह पे वही व्यक्ति निर्दलीय से चुनाव जीता है जिनको जेल हुआ था। तो ये नए महागठबंधन जिसमें जदयू राजद सब साथ हैं, उसके बाद भी हम उपचुनाव में 2 सीटें जीतते हैं और जब मुख्य चुनाव होगा उस समय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को इस देश का नेतृत्व चुनने का मौका होगा, जो कि इस देश की हर जनता चाहती है। जब बिना इस बात के कि सरकार बननी है हम उपचुनाव लगातार जीत रहे हैं, तो आप स्वयं सोच लीजिए कि जब इस देश में जनता को यह निर्णय को होगा कि क्या हम फिर यूपीए जैसा गठबंधन करें जहां लाखों करोड़ का घोटाला हो और मुख्यमंत्री कहे कि प्रधानमंत्री कहे कि मजबूरियां गठबंधन की होती हैं और इसलिए मैंने भ्रष्टाचार होने दिया, या जनता ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जिनके सक्षम नेतृत्व में। संजय जी, आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है बिहार में। जेडीयू से उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है। क्या ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है? क्या बाद में बीजेपी का उनके साथ गठबंधन होगा? जितने भी कुछ होता है वह सब नीतीश जी को यही लगता है, लेकिन यह सवाल जदयू के हर कार्यकर्ता के मन में है कि आपने तेजस्वी जी को किस परिस्थिति में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। इस बात पर सभी लोग हैं और 1990 से 2005 का लालू जी का कार्यकाल जिस भी बिहारी ने देखा है वह किसी हालत में नहीं चाहेगा कि हम फिर से उसी राजद में, चाहे नीतीश जी की अपनी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है और इसी के कारण उन्होंने राजद के साथ समझौता किया, लेकिन आम कार्यकर्ता चाहे वह जदयू का हो चाहे जिसने भी 90 से 2005 के बीच में बिहार में राजद का शासन देखा है, वह हरगिज नहीं चाहता है कि इस तरह का शासन बिहार को फिर से मिले, हम फिर से उसी अपराध के गर्त में चले जाएं, हम फिर से उसी स्थिति में चले जाएं कि 5 बजे शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकल सके। हमारा बच्चा अगर घर से बाहर निकले तो वह जिंदा लौटेगा कि नहीं, यह किसी को नहीं पता होता था। और पिछले 5 महीनों में देखिए परिस्थितियां वही हो गई हैं। हम लोगों ने इतना बड़ा इन्वेस्टर मीट किया और जब इन्वेस्टर मीट को नीतीश कुमार जी संबोधित कर रहे थे तो वहां से 30 किलोमीटर दूर 1000 गोलियां चली। यह माना गया कि 16 लोगों की मृत्यु हुई है, आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली, सभी लाश को गायब कर दिया गया। संजय जी, माफी चाहता हूं, समय की कमी, जाते जाते आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न आपके अपने नेतृत्व के बारे में। हमें यह पता लगा कि आपसे कहा गया कि आप ही तय कीजिए कि अगले लोकसभा चुनाव तक आप अध्यक्ष रहें या किसी और को आप अध्यक्ष बनवाना चाहेंगे, तो क्या फैसला हुआ है इस पे? भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को एक दायित्व मिलता है और जब तक उसका दायित्व मिला है, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस प्रकार से कार्य करता है और पार्टी जब जिसको जो दायित्व देती है वह कार्य वह कार्यकर्ता करता है। कोई भी कार्यकर्ता, हमारे यहाँ एक सिस्टम है, हम सब जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होता है, प्रत्येक कार्यकर्ता उस तरह से काम करता है। हमारे यहाँ सिस्टम बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड होता है, हमारे यहाँ 10 तरह की बातें नहीं होती हैं। जो नेतृत्व तय करता है, हम सब साधारण कार्यकर्ता उस नेतृत्व की आकांक्षा को पूरा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जायसवाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि बिहार की राजनीति में विपक्षी एकता आखिर उसका क्या भविष्य देखने में आ रहा है। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के विवादित बयान पर आज गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया। नागालैंड की एक रैली में अमित शाह ने कहा कि 2019 में भी इसी तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था और उसका नतीजा कांग्रेस देख चुकी है। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। 2019 में भी आपने मोदी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, नतीजा आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का स्टेटस भी जाता रहा और जिस प्रकार की भाषा आज इस्तेमाल की गई है और देश भर से जनता में से जिस प्रकार के रिएक्शन आ रहे हैं, आप 24 का नतीजा देखिएगा। राहुल जी, कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। देश की जनता इसका हिसाब
इसका हिसाब बैलेट बॉक्स के अंदर करेगी। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।